हेलो बेटा, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्य और ऊष्मा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानता हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले कार्य और ऊष्मा में समानताओं को देखते हैं। देखो, जूल एक साइंटिस्ट थे। जूल ने 1849 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि ऊष्मा और कार्य एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। मतलब उन्होंने बताया कि कार्य ऊष्मा क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और वो किन किन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया, कैसे कैसे ये प्रूफ हुआ। देखो, पहले नंबर पे किसी धातु के टुकड़े को हथौड़े से पीट कर भी गर्म कर सकते हैं या सीधे भट्टी में डालकर भी गर्म किया जा सकता है। देखो, हथौड़े का तापमान बढ़ रहा है, उसको पीट रहे हैं, उस पर कार्य करके भी उसका तापमान बढ़ा दे रहे हैं, या फिर डायरेक्टली भट्टी में डालें तो भी तापमान बढ़ रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि भैया रिजल्ट जब सेम आ रहा है, मतलब कॉज में भी रिलेशन होगा, वो एक ही रूप है, बदला हुआ रूप है। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं ना बेटा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। उसी तरीके से ये भी क्या है, ऊष्मा भी क्या है कि कार्य का ही रूप है। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो, हाथों को गर्म पानी में डुबाकर गर्म कर सकते हैं अथवा उन्हें आपस में रगड़कर भी गर्म किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, हाथ को गर्म पानी में डाल दोगे तो भी हीट एब्जॉर्व करेगा हाथ, और हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसको आपस में हाथ को रगड़ोगे तो भी इसका तापमान बढ़ेगा। मतलब कार्य करने से भी तापमान बढ़ जा रहा है और डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्व करने से भी तापमान बढ़ जा रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही रूप है। जल को एक बर्तन में भरकर बर्नर से गर्म किया जा सकता है या उसे मथानी से तेज बिलो कर भी गर्म किया जा सकता है। पानी को मथनी से अगर मथोगे बहुत देर तक तो भी उसका तापमान क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। उसके मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से हीट मिलेगी, हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, उसको बर्नर से डायरेक्ट गर्म कर दो। ठीक है, गैस पर रखो, पानी को उबाल दो, गर्म हो गया। या उसको मथानी से मत दोगे तो भी उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पर बर्फ़ को गर्म करके पिघला सकते हैं अथवा बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में रगड़ कर भी पिघलाया जा सकता है। करना, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, नहीं सर ऐसा होता नहीं है, बर्फ़ को तो आपस में रगड़ के नहीं पिघला सकते हैं, तो घर पे फ्रिज होगा, फ्रिज से बर्फ़ निकालो, गर्मी का सीज़न है, दो बर्फ़ के टुकड़े को लेकर रगड़ो ना, देखो पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है। पिघलता है, ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, और आप लोग भी करके देखना। तो कहने का मतलब जो कार्य है और जो ऊष्मा है वो एक ही चीज़ का क्या है, परिवर्तित रूप है। तो मतलब एक को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हीट को ऊष्मा में, हीट को कार्य में या कार्य को हीट में बदल पा रहे हैं, क्योंकि हाथ को जब रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कार्य ही तो हो रहा है ना हाथ को रगड़ने पे, लेकिन तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब उसको हीट में हम लोग बदल दिए, कार्य को किस में बदल दिए, हीट में। तो मतलब एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो भाई एक रेंज होगा ना कि कितने कार्य को कितनी ऊष्मा में या कितनी ऊष्मा को कितने कार्य में बदल सकते हैं मैक्सिमम। तो 1 कैलोरी अगर ऊष्मा है तो उसको मैक्सिमम 4.18 जूल जो है कार्य में बदल सकते हैं। ये जूल है बेटा, छूट गया है, ये जूल है, 4.18 जूल है बेटा ये। ठीक है, 4.18 जूल है ये। मतलब 1 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हो तो मैक्सिमम 4.18 जूल कार्य आप उससे ले सकते हो। ये तो बात हुई समानताओं की। अब देखते हैं हम लोग कि भाई अंतर क्या है ऊष्मा तथा कार्य में। अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड हीट। देखो, जब बिना तापांतर की ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है तो वह कार्य है। अब देखो, जो कार्य है उसमें भी ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है, लेकिन जब ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण ना हो, इस कारण ना हो कि ताप किसका ज़्यादा है कम है, अगर उस कारण नहीं हो रहा है तो वो कार्य है। मतलब किसी को एक घूसा मार दूं तो कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ही होगा, उसका चेहरा कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, या मेरा हाथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। फिर गुस्सा मारूंगा तो वो भी गुस्से में आके मुझे भी गुस्सा मारेगा, एक गुस्सा मारेगा तो मेरा भी चेहरा इधर उधर डिस्प्लेस हो ही जाएगा। इसमें कोई तापांतर नहीं आ रहा है। इसमें जब तापांतर नहीं आ रहा है लेकिन कार्य हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये कार्य है। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो, जब वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो यह ऊष्मा कहलाता है। अब देखो, बर्फ़ को लाओ, बगल में उबलते हुए पानी को लाओ, दोनों कांटेक्ट में रख दो, बर्फ़ क्या होगा, तेज़ी से पिघलने लगेगा, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करेगा। उबलता हुआ पानी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊष्मा ज़्यादा है। बर्फ़ क्या है, जमा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ऊष्मा कम है। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होगा, उबलते हुए पानी से बर्फ़ की तरफ। अगर इस कारण से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो क्या है, वो हीट है। तापांतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो क्या है, हीट है। ठीक है। अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हमें पढ़ना है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत
ऊष्मा और ताप की अभिधारणा एवं ऊष्मीय ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक रूपांतरण की विवेचना की जाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी दो चीज़ों से बना है बेटा, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, ऊष्मा प्लस गतिकी। ऊष्मा दिए तो गतिकी, उसमें मोशन क्या आ रहा है। अब मोशन का मतलब समझो, देखो हम बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो गैसों के रिलेटेड ही पढ़ते हैं, गैसेस से, क्योंकि गैस में ही ऐसा होता है कि हीट देने में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। समझ में आ रहा है। और हमारे जो इक्विपमेंट बने हुए हैं, मशीनरी भी बने हुए हैं, वो क्या है, इसी सिद्धांत में बने हुए हैं। वहाँ पे गैसों का मिश्रण होता है, उसमें ताप का स्थानांतरण होता है। बाइक चला रहे, उसमें सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, फ्यूल डाला, फ्यूल बर्न हुआ, बर्न होने के बाद गैस ही बनती है। गैस में प्रेशर आता है, प्रेशर से क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म से हमारा जो है बाइक चलता रहता है। तो समझ में आ रहा है ना। ऊष्मागतिकी जो है बेसिकली ऊष्मा, तापांतर, इन सब चीज़ों की विवेचना करता है और ये देखता है कि भैया ऊष्मा और तापांतर के कारण कितना कार्य हो रहा है, उस कार्य ऊष्मा में क्या रिलेशन है, ये चीज़ को स्टडी करता है। ठीक है। अब ऊष्मागतिकी है तो उसके कुछ बेसिक नियम है। ऊष्मागतिकी के देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनो। ऊष्मागतिकी के बेसिकली 4 नियम हैं। उन चारों नियमों को मैं पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे करके, समझाते हुए अच्छे से उन चारों नियमों को पढ़ाऊंगा। पहला नियम है ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है सेकेंड लॉ, सॉरी थर्ड, देखो पहला है जीरोथ लॉ, दूसरा है फर्स्ट लॉ, तीसरा है सेकेंड लॉ और चौथा है थर्ड लॉ। समझ में आया। तो लॉ 0 से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतना होता है। टोटल मिला काउंट करोगे तो 4 लॉज हैं। ठीक है। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास सामने कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसे बोलेंगे कि भैया ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये नहीं है। तो देखो, निश्चित परिसीमाओं से बद्ध ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जो बहुत अधिक संख्या में कणों से मिलकर बना हो तथा उसकी प्रत्येक अवस्था को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस अथवा गुब्बारे में भरी गैस। मतलब ऊष्मागतिकी निकाय उस चीज़ को कहोगे, उस ऑब्जेक्ट कहोगे जिसको अगर आपको व्यक्त करना हो, जिसकी कंडीशन को आपको बताना हो, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है या उसका तापमान इतना है। अगर इन पदों में व्यक्त कर पा रहे हो उसे क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलोगे, ऊष्मागतिकी निकाय बोलोगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करो, सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है उसे भी क्या बोलोगे, ऊष्मागतिक निकाय बोलोगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलोगे बेटा। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये चलो दूसरे नंबर पर देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ लिए, लेकिन इसके बाद एक खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। खुला निकाय क्या है, व्हाट इज ओपन सिस्टम। यदि ऊष्मागतिक निकाय अपने परिवेश से ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का विनिमय करता है तो उसे खुला निकाय कहते हैं। समझ में आया। मतलब कोई सिस्टम है वो अपनी इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय कर रहा है। गैस सिलेंडर है, पैक है, ठीक, पैक होने के बाद क्या हो रहा है, गैस कहीं से लीक हो रहा है। जब गैस लीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें से पदार्थ का विनिमय हो रहा है ना, गैस निकल के बाहर जा रहा है। तो इस निकाय को क्या बोलोगे, ये खुला निकाय है यार, इसमें से एक्सचेंज हो रहा है पदार्थ का, अंदर जो गैस भरा है उसका एक्सचेंज हो रहा है। और जो सिलेंडर भरा होता है लोहे का बना होता है, लोहे से ऐसा तो है नहीं कि अंदर का हीट बाहर नहीं, बाहर का अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हीट भी अंदर बाहर आ जा सकता है, पदार्थ लीक होने के कारण गैस से क्या हो रहा है, पदार्थ भी बाहर आ रहा है, जा रहा है। तो इस ऐसे सिस्टम क्या बोलोगे, ओपन सिस्टम बोलोगे। दूसरे नंबर पर आता है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। यदि निकाय अपने परिवेश से केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, पदार्थ का नहीं, तो उसे बंद निकाय कहते हैं। अब हमारे पास सिलेंडर है बेटा, ठीक, सिलेंडर में क्या हो रहा है, कोई लीकेज नहीं है, मतलब पदार्थ का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जो गैस सिलेंडर के अंदर भरा है वो भरा ही रहेगा। एक्सचेंज किसका हो सकता है भैया, सिलेंडर लोहे से बना हुआ है, लोहा क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, गैस में चला जाएगा, या गैस हीट होगा तो वो क्या होगा, बाहर इन्वायरमेंट में ऊष्मा को रेडिएट करेगा। तो देखो सिलेंडर में जो अच्छा सिलेंडर है, कोई खराबी नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, उसमें कोई पदार्थ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, विनिमय नहीं हो रहा है वातावरण के साथ, लेकिन ऊष्मा का विनिमय हो जा रहा है। तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को बंद निकाय बोलोगे। तीसरे नंबर पर बेटा हमारे पास आ रहा है विलगित निकाय। यदि निकाय अपने परिवेश से न तो ऊर्जा और न ही पदार्थ का विनिमय करता है तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। अब मान लो कि ऐसा सिलेंडर में बना दूं जिसमें क्या हो, गैस का लीकेज ना हो और साथ ही साथ क्या हो, ऊष्मा का भी विनिमय न हो, ऊष्मा भी अंदर बाहर न जा सके। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे बेटा, विलगित निकाय बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलोगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, डाउट्स को क्लियर कर लिया करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पढ़ाता जाऊँ, मैं बताता जाऊँ। आपको जो नहीं आता है, जो पढ़ना है या कहाँ पे क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उसको पॉइंट आउट करो, फोकस करो, तभी टीचर समझ पाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेल्थ पे ध्यान देना, घर परिवार फैमिली में सबके ऊपर ध्यान देना। मम्मी पापा हैं, उनका कहना मानना। गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना से लड़ने के लिए, उसको दिमाग में रखना और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, टाइम यूटिलाइज़ करो। जो भी चीज़ें हैं फैमिली के साथ रहो, बातें करो, शेयर करो क्या चीज़ें कैसे कैसे। और ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही।